And the next presentation is presented by our very own Deepak sir, and he is renowned in entire India. He's been traveling across cities to deliver this concept of estate planning. This is the most loved concept, and why we are proud of, because we are the only academy in India to bring this concept. So wealth management, the program that we have, Chartered Wealth Manager, is a prestigious certification that we have across the globe. But the CT certification, I'm very proud to say, we are the only one who produced this certification. So big round of applause for AFM and Chartered Trust and Estate Planner. Now in line with the same, we are going to understand the concept of estate planning from Sir. And we have a very nice topic lined up, and that is Passing Love Beyond Lifetime, Exploring the Emotional Dimensions of Estate Planning. I hope you all enjoy and gather a lot from this concept. Welcome, sir. So good afternoon. अब प्रॉब्लम यह है कि मैं आपके और लंच के बीच में खड़ा हूं, और ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद शायद लंच इतना अच्छा भी नहीं लगेगा, वो दूसरी प्रॉब्लम है। चलिए फिर भी लेट अस स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। और जब भी मैं ये प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं एस्टेट प्लानिंग की, मैं ये लाइन जरूर कोट करता हूं जो हम नेक्स्ट जेन की टैग लाइन है। और लाइन क्या है? इफ यू डाई टुडे व्हाट वुड यू लीव बिहाइंड फॉर योर फैमिली एंड चिल्ड्रन। अगर आज के डेट में आपकी मृत्यु होती है तो आप अपने बच्चों और परिवार के लिए क्या छोड़ के जाओगे? संपत्ति, जायदाद, प्रॉपर्टी या प्रॉब्लम? और मैं आपको ये बता सकता हूं, प्रॉब्लम 90% केसेस में लीगल नहीं होती, प्रॉब्लम 90% केसेस में इमोशनल होती है। इतने टाइम मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं, ये एस्टेट प्लानिंग लीगल नहीं है, कागज नहीं है, ये दिमाग है, ये माइंड है। और आज मैं माइंड की बात करूंगा आपसे। एस्टेट प्लानिंग के टाइम माइंडसेट क्या होना चाहिए, आदमी की क्या क्या चीजें चेंज हो जाती हैं जैसे वो एस्टेट प्लानिंग की बात करता है, राइट? सो आई विल पास दैट। तो वील टॉक अबाउट इमोशनल एस्पेक्ट। तो 5 चैलेंज हैं हमारे जो हमें सोचने पड़ेंगे एस्टेट प्लानिंग करने से पहले। पहला, हम अपने बच्चों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को कैसे अवॉइड करें अपनी एस्टेट प्लान से। आप अपने बच्चों को से प्रॉपर्टी को कैसे बचाएं जब उसको प्रॉपर्टी दे दें। तीसरा, आप कैसे इंश्योर करें कि आपके बाद आपका एस्टेट प्लान एक्चुअल में काम आएगा या नहीं आएगा, वो इंप्लीमेंट होगा या नहीं। आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने सर्वाइविंग स्पाउस के लिए कैसे बचा के रखोगे, और आप प्रोबेट वगैरह की प्रॉब्लम से कैसे बचाओगे। ये गोल्स हैं एस्टेट प्लानिंग के। अब मैं आपको कुछ बातें बोलता हूं और कुछ चीजें पूछता हूं आपसे। आप में से सब लोगों के पास प्रॉपर्टी है? अगर आपको अपनी विल बनानी हो या एस्टेट प्लानिंग करनी हो तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि हम दोनों के बाद हम ये पैसा बराबर 2 बच्चों में बांट देंगे। अगर मेरे 2 बच्चे हैं तो उनको बराबर दूंगा, 3 है तो उनको बराबर दूंगा। तो आप में कितने लोगों को बराबर सबसे सही लगता है, इक्वल? हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू गिव इट इक्वली टू ऑल योर चिल्ड्रन, इक्वली आफ्टर बोथ ऑफ यू? अब मेरा क्वेश्चन आपसे बड़ा सिंपल है, इज इक्वल फेयर? इज इक्वल फेयर? इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर प्रॉपर्टी पोस्ट द डेथ ऑफ बोथ ऑफ यू फेयर? इक्वल ज्यादातर केसेस में फेयर नहीं होता, बहुत कम केसेस में इक्वल फेयर होता है। पर ज्यादातर पेरेंट्स क्या चूज करते हैं? इक्वल। क्यों? वो कहते हैं मैं क्यों बुरा बनूं, मैं क्यों दिमाग लगाऊं? क्योंकि इक्वल को अनइक्वल करने में क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका क्या है? इक्वल, राइट? तो इक्वल क्या फेयर है? बहुत कम केसेस में इक्वल फेयर नहीं है। मैं आपको एक इंस्टेंस देता हूं और आप बताइए ये सही है या नहीं। आपके 2 बेटे हैं, पहला बेटा डॉक्टर बना और डॉक्टर बनाने के लिए आपने करीबन 1 करोड़ रुपए खर्च किया उसको डॉक्टर पढ़ाई कराने में। दूसरा स्मार्ट था, वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, कोई पैसे नहीं लगे। आपने डेथ के बाद दोनों को बराबर दे दिया। आर यू फेयर? नहीं। ये कहना आसान है, पर वो डॉक्टर बेटे को समझाओ कि मैं तुझे 1 करोड़ रुपए कम दे रहा हूं क्योंकि तेरी पढ़ाई पे मैंने 1 करोड़ रुपए ज्यादा लगाए हैं, वो क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा मैंने थोड़ी रोका था उसे डॉक्टर बनने के लिए। नहीं। क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्या है? उनको फेयर होना भी है और दिखना भी चाहिए कि फेयर है। यू हैव टू बी फेयर
और आप लगना भी चाहिए लोगों को कि आप फेयर हो। और ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है कि आप फेयर हो भी और लग भी रहा है। अब मैं एक और इंस्टेंस देता हूं जो आप लोग बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करोगे। आपके दो बेटे हैं, एक बेटा लाइफ में बिल्कुल सही कर रहा है, चलो दो बेटी हैं, राइट, एक बेटी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रही है, ठीक है, बहुत अच्छे से सेट है, फाइनेंशियली वेल ऑफ है, दूसरी स्ट्रगल कर रही है। आप क्या करोगे? आप ज्यादा पैसे उस बेटी को दोगे जो स्ट्रगल कर रही है और कम पैसे उस बेटी को दोगे जो वेल ऑफ है, राइट। पर ऐसा कर कर आर यू नॉट पनिशिंग सक्सेस एंड रिवॉर्डिंग फेलियर? आर यू नॉट पनिशिंग सक्सेस एंड रिवॉर्डिंग फेलियर? जिस बच्चे ने आपकी जिंदगी में कभी नहीं सुनी, अपनी मर्जी की करी और इस वजह से वो फेल हो गए, उसको इस बात का इनाम मिल रहा है, और जिसने सब कुछ सही किया उसको सजा मिल रही है। आर यू फेयर? आर यू फेयर? प्रॉब्लम वहीं पे है, आपको फेयर होना भी है और लगना भी है, और ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है व्हेन इट कम्स टू एस्टेट प्लानिंग, राइट। तो एस्टेट प्लानिंग ऐसी चीज नहीं है कि रात को सोचा सुबह एक विल बनाया और क्या हो गया काम, नहीं। इसमें बहुत सारी थॉट जाएगी, बहुत सारी सोच जाएगी। ये आपकी लाइफ का लास्ट मैसेज है वर्ल्ड के लिए, है ना। मैं लॉयर नहीं हूं, मैंने कभी लॉ की LLB नहीं किया हुआ, पर मैंने बहुत सारी लॉ की किताबें पढ़ी हैं ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और एक वर्ड बार बार आता है उसमें जो बहुत सारे जजेस बोलते हैं अबाउट एस्टेट प्लानिंग। वो कहते हैं अ विल ऑलवेज स्पीक फ्रॉम द ग्रेव। विल तब बोलेगी जब आप बोलने लायक नहीं होगे। वो आपका मैसेज देगी वर्ल्ड को, और वो मैसेज क्या होगा? क्या वो मैसेज ये है कि मेरी लाइफ में वैल्यू क्या थी? डिसिप्लिन। मेरी लाइफ में वैल्यू क्या थी? पढ़ो, काम करो अच्छे से। पर मेरी विल क्या बता रही है? कि जिसने काम नहीं करा उसको पैसे ज्यादा दे रहा हूं। तो मैसेज क्या सही जा रहा है? क्या मैसेज सही जा रहा है? तो आपकी जो आखिरी चांस था वर्ल्ड को बताने का कि आप किस चीज के लिए स्टैंड करते हो, वो आपने मिस कर दिया बाय मेकिंग अ रॉन्ग वे ऑफ गिविंग मनी, राइट, विच इज वेरी पर्सनल। आप कह सकते हो जी मुझे तो अभी भी यही सही लगता है, देन यू आर ओके, राइट। मैं कुछ और बात करता हूं। ये बड़ी मशहूर कहावत है यूएस में, यू रियली डोंट नो योर चिल्ड्रन अंटिल दे हैव डिवाइडेड देयर इनहेरिटेंस। आपके बच्चे आज बहुत अच्छे हैं, पर तब तक ही अच्छे हैं जब तक उन्होंने आपकी जायदाद का बंटवारा नहीं करा। आपको उस दिन पता चलेगा एक्चुअल में आपके बच्चे कितने अच्छे। मेरे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर इतने अच्छे संस्कार हैं, इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग है कि वो कभी भी मेरी प्रॉपर्टी के लिए तो लड़ेंगे नहीं। मैं उन पेरेंट्स से बड़ी आसानी से क्वेश्चन पूछ सकता हूं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। जब आपका बेटा या बेटी छोटे थे और आप उनके लिए खिलौने लेके आए, क्या वो उन खिलौनों के लिए लड़े? क्या बचपन में वो उन खिलौनों के लिए लड़े? और जिन बच्चों से अपने खिलौने नहीं बांटे गए बचपन में, आपको लगता है वो आपकी जायदाद बांट पाएंगे बड़े होके? जब उनके पास एक और फैमिली मेंबर है जो इंटरेस्टेड है, आपका रोल क्या है इसमें? हर एक पेरेंट का रोल क्या है? हर एक पेरेंट को यह इंश्योर करना है कि उसको जीते जी अपने मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी के डिवीजन के बारे में एग्रीमेंट क्रिएट करना है। अगर आप ये नहीं कर रहे, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के डिवीजन के बारे में एग्रीमेंट अपनी फैमिली में क्रिएट नहीं कर रहे, तो आप अपने बच्चों के अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइम करके जा रहे हो। ये बेसिकली क्राइम है, और ये बेसिकली क्राइम इसलिए है क्योंकि आप उनकी सबसे बड़ी संपत्ति डिस्ट्रॉय कर दोगे। और वो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन सिबलिंग्स, जो उनका आपसी भाईचारा है, प्रेम है, आपकी वजह से खत्म हो जाएगा। और वो उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। अगर बच्चे लड़ते हैं आपकी प्रॉपर्टी के बारे में आपके बाद, जिम्मेवारी किसकी है? बच्चों की है, आपकी है, क्योंकि आपने वो नहीं किया जो आपको करके जाना था जब आप जिंदा थे। हर एक पेरेंट को अपनी प्रॉपर्टी के बारे में एक एग्रीमेंट क्रिएट करना चाहिए, और वो एग्रीमेंट क्रिएट करने की डेट जो है वो आज है।
वेट मत करो, है ना। मैं अगर आपसे कहूं कि अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, आप सब लिख दोगे। अगर मैं आपसे कहूं अपनी डेट ऑफ डेथ लिखो, कितने लोग लिख पाओगे अपनी डेट ऑफ डेथ? तो कब करनी चाहिए एग्रीमेंट? आज। आज इसके लिए आज काम करना चाहिए। फिर यह भी मुझे क्वेश्चन बार बार मिलता है, आफ्टर योर चाइल्ड इनहेरिट्स योर प्रॉपर्टी विल इट देयर विल फॉर योर चिल्ड्रन। लोग मुझसे कहते हैं मैं अपने बच्चों से तो बच्चों आई लाइक माई चिल्ड्रन, मुझे अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, बट आई रियली लव माई ग्रैंड चिल्ड्रन। मेरी ग्रैंड मदर कहती थी मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, राइट। पर जो कुछ आप अपने ग्रैंडसन के लिए छोड़ के जा रहे हो या ग्रैंड डॉटर के लिए छोड़ के जा रहे हो, वो किसके लिए छोड़ के नहीं जा रहे? जो कुछ आप अपने ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर के लिए छोड़ के जा रहे हो अपनी विल में, वो किसको नहीं देके जा रहे? अपने बच्चों को नहीं देके जा रहे। तो मैंने ऐसे इंस्टेंस देखे हैं जहां पे पेरेंट्स आए, उन्होंने काफी प्रॉपर्टी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दे दी और बेटा और बेटी को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो कहते हैं कि आपने हमें क्यों नहीं दी, हमारे बच्चों को क्यों दी? तो वो जो ग्रैंडफादर है बोलता है तुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे ही बच्चों को तो देके जा रहा हूं। तो उस बच्चे का क्या रिप्लाई है? वो मेरा बच्चा है, मैं उसका ध्यान रख लूंगा, मैं तो आपका बच्चा हूं, आप मेरा ध्यान रखो। पर ग्रैंड पेरेंट्स क्या बोलेंगे? अगर हमने अपने पोते या पोती का ध्यान नहीं रखा तो कोई भी नहीं रखेगा। तो दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट ट्रस्टिंग योर चिल्ड्रेन विद द मनी। तो यू हैव टू समवेयर प्रोटेक्ट योर वेल्थ फ्रॉम योर चिल्ड्रन ऑल्सो। नहीं, आपकी लाइफ में या आपके बच्चों की लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से वो इस प्रॉपर्टी को बचा ना पाए। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। उसके पास क्रेडिटर्स हो सकते हैं, उसने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में लॉस हो गया तो उसके क्रेडिटर्स आपकी प्रॉपर्टी ले गए। उसके स्पाउस के साथ प्रॉब्लम शुरू हो गई, स्पाउस छोड़ के चली गई या स्पाउस छोड़ के चला गया और एलिमनी में पैसा चला गया, उसको मनी मैनेजमेंट नहीं आता ठीक से, आपको पता है, राइट। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो यू समवेयर हैव टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ अगेंस्ट द चिल्ड्रन हु आर इनहेरिटिंग दैट प्रॉपर्टी, जिसको पैसा दे रहे हो। और यही इमोशनल साइड है एस्टेट प्लानिंग की। आर योर चिल्ड्रन स्पेंडिंग देयर इनहेरिटेंस एंड यू आर नॉट डेड येट? ये भी बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज में मुझे प्रॉब्लम दिखाई देती है जिनपे पैसे ज्यादा होते हैं कि दैट इज माई चाइल्ड वन हु इज वेटिंग फॉर मी टू डाई। अब बच्चे को पता है मां बाप के पास कितने पैसे हैं, राइट, और एक दिन तो ये मेरे पास आएंगे ही, राइट। तो क्या होगा? क्या वो उस तरीके से काम करेगा अपनी लाइफ में जैसा वो करता अगर ये पैसे नहीं होते? क्या ये पैसे उसको लेजी बना देंगे? क्या ये पैसे उसके लिए डेट्रीमेंटल होंगे? क्या कर सकते हैं पेरेंट्स? इसके लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? इनको हम कहते हैं ट्रस्ट बेबी। आपने ट्रस्ट बनाई, ट्रस्ट पे इतना पैसा है कि उसको काम करने की जरूरत ही नहीं है, उसका सब कुछ पूरा हो रहा है ट्रस्ट से। इज दैट अ रिस्क? आपके बहुत सारे क्लाइंट्स के पास ये रिस्क होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? एस्टेट प्लानिंग में हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। इसके लिए हम एक चीज क्रिएट करते हैं, इसे कहते हैं मैचिंग ट्रस्ट। मैचिंग ट्रस्ट क्या है? बेसिकली हम एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट क्रिएट करेंगे और प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के नाम ट्रांसफर कर देंगे। अब हम क्या कहेंगे ट्रस्ट में कि जो इसका बेसिक लिविंग एक्सपेंस है, जो रोजमर्रा का खर्चा है, वो तो ट्रस्ट गारंटी करती है। तो वो इसका रोजमर्रा का खर्चा ₹1,00,000 महीना है और 8% का इन्फ्लेशन मान लिया तो ₹1,00,000 पर मंथ एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन पूरी लाइफ के लिए गारंटी कर दिया। अब इसके ऊपर अगर इसे कुछ चाहिए ट्रस्ट से, उतना ही पैसा खुद अपने आप कमाना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या कहेंगे इसे मैचिंग ट्रस्ट कि भैया अगर इसने 20 लाख रुपए की आईटीआर भरी अपनी मेहनत से तो 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा ट्रस्ट दे देगी आपको। अगर आपने नहीं भरी तो आपका वही 1 लाख रुपए आ रहा है। तो अब हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? हम प्रमोट कर रहे हैं काम करना, जिसके लिए आप स्टैंड करते हो। आप उस बच्चे को इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि अगर आप काम करोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा और नहीं करोगे तो कम मिलेगा। तो ये आपकी वॉइस है ग्रेव में से, अपनी एस्टेट प्लान से कि क्या चाहता हूं मैं, वो हो रहा है मेरे बाद। क्यों? क्योंकि आपने वो रात को सो के सुबह उठे और विल बना दी, वो वाला काम नहीं किया। आपने सोच डाली,
सोच सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रस्ट और एस्टेट प्लानिंग में। ओके, जस्ट अ मिनट। यू मे लीव एवरीथिंग टू योर स्पाउस, बट विल योर स्पाउस लीव एवरीथिंग टू योर चिल्ड्रन ओनली? बड़ा बड़ा टेढ़ा सवाल है, मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे वो क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। व्हाट इज द रिस्क आफ्टर यू डाई योर स्पाउस रीमैरीज एंड हैव अ सेट ऑफ चिल्ड्रन हु आर नॉट योर चिल्ड्रन? और आज की डेट में इसकी कोई एज नहीं बची है। आप ये नहीं कह सकते मेरी एज तो पूरी हो गई है जी, ये अब नहीं हो सकता मेरे साथ। ना शादी करने की एज बची है, ना बच्चे होने की एज बची है। तो हाउ वुड यू प्रोटेक्ट दैट वेल्थ फ्रॉम अनइंटेंडेड बेनिफिशियरीज? इसके लिए आपने क्या सोचा है? राइट? एस्टेट प्लानिंग एक बेसिक रूल है, और ये रूल मैं हमेशा बताता हूं जो भी मेरे पे एस्टेट प्लानिंग कराने आता है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड गुड वुड हैपन। अगर आप खाली अच्छे की प्लानिंग करोगे तो बुरा हो जाएगा। तो प्लानिंग किसकी करो? बुरे से बुरे की, जिससे कि खाली अच्छा ही हो। राइट? ओके, ये मैं मिस करूंगा अभी। आई विल गो टू समथिंग विच आई हैव नॉट डिस्कस्ड, दिस आई हैव डिस्कस्ड। ठीक है, चलिए। आई गेव, कुछ एक केस है, आई गेव ₹50 lakhs to my daughter to buy a house. My son now tells me that I should give him a similar amount. I know that would be a fair thing to do, but I cannot afford it. तो बेटी को 50 लाख रुपए दिए घर खरीदने के लिए। अब बेटा कह रहा है मुझे भी दो। प्रॉब्लम क्या है? मेरे पे इतने पैसे ही नहीं है। अगर मैं 50 लाख बेटे को भी दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? तो अब मैं क्या करूं ऐसी सिचुएशन में? व्हाट शुड आई डू? यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इक्वलाइजिंग आफ्टर डेथ डज नॉट वर्क। अब ज्यादातर लोग क्या कहेंगे, मैं अपनी विल में 50 लाख रुपए फालतू छोड़ जाऊंगा, पर यह काम नहीं करता। जो 50 लाख रुपए आपने 10 साल पहले दिए और जो 50 लाख रुपए आप 10 साल बाद दोगे, क्या बराबर है? नहीं है ना। तो इक्वलाइजेशन डजंट वर्क। एस्टेट प्लानिंग में डेथ के बाद पैसा देना बराबर करना बराबर नहीं होता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप पे क्या ऑप्शन है? ऑप्शन क्या है? सबसे पहले ऑप्शन है एस्टिमेट हाउ मच हैज द गिफ्ट एप्रिशिएटेड। अब वो घर कितने का हो गया, क्योंकि वो हमेशा कंपेयर उस पैसे की उसके रिटर्न से नहीं कंपेयर करेगा बच्चा। वो कहेगा उसको जो घर दिया था वो 50 लाख रुपए का 2.5 करोड़ का हो गया है, मेरे को भी 2.5 करोड़ के बराबर मिलना चाहिए। राइट? अब वो 2.5 करोड़ आप पे देने के लिए नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आपको? आपको एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए अपने नाम पे 2.5 करोड़ रुपए टर्म की, और वो उस बच्चे के नाम कर देनी चाहिए जिसको 2.5 करोड़ देने। राइट? असाइन कर दो। नहीं, अब क्या हो गया? अब कौन? अरे मर तो वैसे भी जाओगे, नहीं दिया तो भी मर जाओगे। अब पैसे कौन दे रहा है? इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, और कमीशन किसको मिल रही है? बस ये इनोवेटिव वे है टू प्रमोट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कैन बी अ वेरी वंडरफुल टूल टू इक्वलाइज एस्टेट आफ्टर डेथ। आर यू यूजिंग इट फॉर दैट पर्पस? बहुत सारे केसेस में क्लाइंट्स पे पैसे होते ही नहीं इक्वलाइज करने के, उसमें आपको इंश्योरेंस सजेस्ट कर दो ना। राइट? नहीं, ऑब्वियसली टर्म इंश्योरेंस। अच्छा, यहां पे कितने लोगों को प्रॉब्लम है टर्म इंश्योरेंस वर्सेस पेड अप? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू सेल इंश्योरेंस? ऑल ऑफ यू? अच्छा, कितने लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती जब क्लाइंट कहता है बेस्ट पॉलिसी इज टर्म पॉलिसी? सच बोलो यार, हम सब एक से बैठे हुए। जब क्लाइंट कहता है कि बेस्ट पॉलिसी इज टर्म पॉलिसी, अच्छी लगती है? अच्छी लगती है बात? नहीं लगती। तो अगर आप CWM प्रोग्राम करोगे तो हम आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाएंगे उसमें। अब अगर टर्म पॉलिसी को मुझे ब्रेक करना है, मैं अपने क्लाइंट से एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, जब तुम घर लेने जाओगे, घर में रहने जाओगे, तो अपना घर खरीदोगे या किराए का खरीदोगे? मुझे कौन सा घर लोगे? विच इज प्रेफर्ड? टर्म पॉलिसी किराए का घर है, क्योंकि यू ओनली पे रेंट एंड यू आर इंश्योर्ड। अपना घर कौन सा है?
एंडाउमेंट पॉलिसी, आ गया आंसर। नहीं 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 नहीं, बेसिकली आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए और एनालॉजी बहुत काम करती है। ओके, चलिए, आई विल कम बैक टू द लास्ट थिंग विच आई विल डिस्कस। माई विल लीव्स वन रेंट अर्निंग प्रॉपर्टी टू माई सन एंड अनदर रेंट प्रॉपर्टी टू माई डॉटर, बट लास्ट ईयर आई सोल्ड द प्रॉपर्टी दैट वाज गोइंग टू माई डॉटर। आप समझ गए? मेरे विल में 2 प्रॉपर्टी थी, एक मैंने अपनी बेटे को दी, एक बेटी को दी, दोनों में रेंट आ रहा था, बराबर आ रहा था। पर प्रॉब्लम क्या है, पिछले साल मैंने बेच दी वाली प्रॉपर्टी जो बेटी को दी थी। अब अगर मेरी डेथ हो जाए ऐसे ही तो क्या होगा? बेटी को कुछ नहीं मिलेगा, बेटे को मिल जाएगा, और उन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए खराब। मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? सबसे पहले चेंज योर विल बिफोर यू डाई, ये ऑप्शन है, राइट? एंड बिकॉज वी डोंट नो आवर डेट ऑफ डेथ, हो सकता है कुछ लोग ये ना कर पाए। बेस्ट सॉल्यूशन तो ये, विल को चेंज कर दो। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? क्रिएट अ बैकअप प्लान। विल के अंदर एक क्लॉज डालो कि अगर मैं किसी को कोई एसेट दे रहा हूं मेजर, और वो एसेट उस टाइम नहीं है विल में, तो सारी प्रॉपर्टी बराबर डिवाइड होगी। अगर ये क्लॉज डाल दिया शुरू में ही, तो ये जो मेरे से जो गलती हो रही थी, जो अनफेयरनेस हो रही थी, वो नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन क्या है? मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर किसी का प्रॉपर्टी बिक जाए तो उतना ही मेरा म्यूचुअल फंड का फोलियो अगर उसके बराबर है या फाइनेंशियल एसेट है, वो उसको दे दिया जाए, दूसरे को प्रॉपर्टी दे दी जाए। पर यह सब तब होगा जब आप एक अच्छे एस्टेट प्लानर से मिलकर ये सब चीजें की सोचोगे, क्योंकि ज्यादातर लोग इन चीजों के बारे में सोच नहीं पाते। तो एस्टेट प्लानिंग क्या है? एस्टेट प्लानिंग यहां है, यहां इमोशंस में है। ये आपके पेपर पे तब ही आएगी जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओ। इट इज ऑल इन द माइंड, ऑल इन द माइंड। आई एंड इट हियर, राइट? आई हैड अ बिग presentation, but time doesn't permit me. If you have any questions, I can answer. Anyone wanted to ask anything? We got some noise. How many times a will can be changed? Will is always revocable, always changeable. Even if you write on a will, I have created an irrevocable will, it is still revocable. तो आपका बेटा आपको तंग कर रहा है कि irrevocable will बनाओ मेरे फेवर में, उसी टाइम बना देनी चाहिए, क्योंकि अगर लिखने के बावजूद वो हमेशा revocable ही रहेगी। Okay. I think we would like to end this because this is a very emotional topic and sir has explained this beautifully. I think that everyone was quiet and understanding and probably lost in this. I would like to thank Deepak sir for the wonderful.